नाज़रीन, बड़ी खबर यह सामने आई है कि इसराइल की एक के बाद एक बंदरगाह पर हमले शुरू हो गए हैं और इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस वक्त हंगामी सूरत हाल है इसराइल के अंदर, क्योंकि उनकी जो तमाम बंदरगाहें हैं वो अंडर अटैक आ चुकी हैं। कभी लेबनान से हमले हो रहे हैं, कभी इराक से हमले हो रहे हैं, कभी गजा से रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं, कभी यमन से हमले हो रहे हैं। तो अभी भी यमन से बड़े हमले हुए हैं इसराइल के अंदर। तो इस हवाले से बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। गजा से भी रिपोर्ट्स आई हैं, लेबनान से मुसलसल जो हमले हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। फिर नाज़रीन, ईरान के अंदर $13 बिलियन की जो है ना एक इन्वेस्टमेंट समझ लेके आ रही है। और इस सूरत हाल में जब सैंक्शंस लग रही हैं, जब ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, जब उसको इकोनॉमिकली तबाह करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो सारी जंग लीड कर रहा है, वो यमन को असलहा दे रहा है, वो हमास को दे रहा है, वो लेबनान को दे रहा है, तो इस सूरत हाल में ईरान को काबू करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसी मुश्किल तरीन सूरत हाल में ये $13 अरब ईरान के पास कैसे आने वाले हैं, कतर का इसमें क्या रोल है, चाइना का इसमें क्या रोल है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले नाज़रीन आपको यमन के हवाले से अपडेट करते हैं। और यमन ने इलाद की जो बंदरगाह यानी रेड सी के साथ बंदरगाह है, जो सबसे एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, उसको निशाना बनाया गया है। इलाद पर जितने भी हमले हुए हैं मैक्सिमम हमले यमन करता है। और ये मतलब कमाल है, 1600 किलोमीटर का फासला है यमन से लेकर इलाद की बंदरगाह तक, 1600 किलोमीटर। तो ऑल दी वे ये 1600 किलोमीटर तक जाकर वो प्रिसाइजली जो है वो हिट कर रहे हैं। और इराक ने भी कुछ हमले इस इलाद की बंदरगाह पर किए हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हमले हैं वो यमन के। और अभी एक और हमला इलाद की बंदरगाह पर किया गया। अब नाज़रीन, बड़ी खबर यह सामने आई है कि इसराइली बंदरगाहों की जो अथॉरिटीज़ है, यानी तमाम बंदरगाहों की जो अथॉरिटीज़ हैं, उनकी इमरजेंसी मीटिंग हुई है। और अभी अगर आप देखें तो पिछले 24 घंटों के अंदर जो नहारिया है उस पर भी हमला हुआ है, उससे नीचे करायोत पर हमला हुआ है, हाइफा पर हमला हुआ है, अशोद पर हमला हुआ है, एश्कलोन पर हमला हुआ है, ये इलाद पर हमला हो गया। यानी कोई उनकी ऐसी बंदरगाह नहीं है जो बच गई हो जिस पर अटैक ना हुआ हो। तो उसमें मसला इसराइल को यह आ रहा है कि भाई जो उनका एयर डिफेंस है वो भी नाकाम नहीं बना पा रहा। यानी ऑल द वे कहां इराक है, इराक से रॉकेट्स और ड्रोन चलते हैं, वो यहां कर आकर धमाके कर रहे हैं। यमन से ऑल द वे सारा जाता है, वहां पर धमाके हो रहे हैं। तो उधर फिर लेबनान जो है वो भी निशाना बना रहा है। इधर गजा से भी जो मिसाल के तौर पे अशोद और एश्कलोन तक तो उनके रॉकेट्स पहुंच रहे हैं, इन दो बंदरगाहों को वो निशाना बना रहे हैं। तो उनका एयर डिफेंस पूरी तरह से जो है ना फेल हो रहा है। तो जो इनके बंदरगाहें हैं, किसी पर असलहा आ रहा है, किसी पर तेल आ रहा है, किसी पर कोई और सप्लाई आ रही है, तो वहां पर मुसलसल मतलब धमाके होना शुरू हो गए हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक परेशानी का मामला बना है। परेशानी क्या, मतलब तबाही तबाही है उनके लिए। यही भाई, जब मतलब सारा कुछ मामला ही बंदरगाहों का है, सारी चीजें वहीं से आनी है। तो आप मिसाल के इसराइली मीडिया की जरा पहले स्टेटमेंट देखिए। इसराइली पोर्ट्स हेल्ड एन इमरजेंसी सेशन एंड कंडक्टेड मैनूवर्स फॉर मल्टी एरिना बैटल सिनेरियो। इसमें बड़े वाज़ेह तौर पर वो कह रहे हैं, एक तो ये पहली मीटिंग है, ये पूरी जंग के अंदर 6 महीनों के अंदर ये पहली मीटिंग है जो इस तरह तमाम पोर्ट अथॉरिटीज के दरमियान हुई है। ये एक इमरजेंसी सेशन है जिसमें वाज़ेह तौर पर इसराइली मीडिया बता रहा है। अच्छा, फिर इसमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात वो बता रहे हैं कि बड़े बैटल सिनेरियो के लिए, मल्टी एरिना बैटल सिनेरियो के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और यानी कि बड़ी एक जंग जो है वो वहां पर छिड़ने जा रही है। अब देखिए कि इससे उनका जो खतरा है, जो खौफ है, वो किस तरह वाज़ेह हो रहा है। यानी सूरत हाल कितनी कशीदा है कि इनका हशर क्या हुआ पड़ा है। भाई, अगर मिसाल के तौर पे अगर उन्हें कोई खतरा ना हो तो ये इमरजेंसी मीटिंग करने की सारी पोर्ट्स जरूरत क्या है। तो उनको पता है कि आगे जो उनका हशर क्या होने वाला है। ऑलरेडी इतनी तबाही हो रही है, आगे उनका हशर क्या होने वाला है। वैसे भी अगर हम देखें जो रिपोर्ट्स वहां से सामने आ रही हैं, लेबनान से, शाम से, इराक से, यमन से, मतलब जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, मुख्तलिफ तजियाकार प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं ईरान की क्या इंटेंशंस हैं, उस हवाले से जो लिखा जा रहा है उसमें यही हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि ये जो अगला फेज है जिसमें ऑल आउट वॉर है, उस फेज में क्या होगा, उस फेज में यह होगा कि जो इसराइल की सारी बंदरगाहें जो मेडिटेरेनियन सी वाली साइड है, इसको निशाना बनाया जाएगा। यानी रेड सी से तो जो राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है।
तो अब सिर्फ इसराइल किसके जरिए कनेक्ट कर रहा है? वो इन्हीं बंदरगाहों को जो बहिरा रूम वाली साइड पर हैं। आपको किसी वीडियो में शायद हमने कुछ रेफरेंस दिया भी हो। तो अभी जो इसराइल कनेक्ट कर रहा है वो बहिरा रूम से कर रहा है। तो अगले फेज में इन सारी बंदरगाहों को निशाना बनाया जाना है ताकि इसराइल की जो सप्लाई लाइन है वो कट की जाए, इसका राब्ता दुनिया से पूरी तरह मुनक़ता किया जाए। जब यहां पर बड़े लेवल पर हमले शुरू होंगे तो जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो बिल्कुल यहां से बाइकआउट कर जाएंगी। फिर इसराइल के जो अपने यानी वो उनकी होगी जहाज वगैरह वो तो आएंगे और वो डेफिनेटली वो भी डैमेज होंगे, लेकिन इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो पूरी तरह से इसराइल से बाइकआउट कर जाएंगी। तो ये प्लान है और उसको कोई रोक नहीं सकेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। यानी जब वो वहां से हमले शुरू हो गए होंगे उसको कोई रोक नहीं सकेगा। तो ये जो मीटिंग हुई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग कही जा रही है और ये इस बात का इशारा है कि बड़े बैटल सिनेरियो के लिए किस तरह इस वक्त वहां पर तैयारी हो रही है और किस तरह हंगामी सूरत हाल है इसराइल के अंदर। अच्छा, ये अब बंदरगाहों की सूरत हाल होगी। अब आपको गजा के हवाले से अपडेट करते हैं। गजा से भी मुसलसल खबरें आ रही हैं, आपको सारे बैकग्राउंड का पता है किस तरह तमाम एक्सिस पर लड़ाई लड़ी जा रही है। हमास जिसका इन्होंने दावा किया कि हमने नॉर्थ से खत्म कर दिया है, अब वहां के मेजर जनरल जो लड़ रहे हैं वो ये बताने पर मजबूर हो गए हैं कि हमारी जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो हमारे नेतन्याहू साहब हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। आर्मी का स्पोक्स पर्सन झूठ बोल रहा है। हमास जो है वो तो पूरी तरह से नॉर्थ को कंट्रोल कर रही है, यानी साउथ पर तो इन्होंने अभी तक क्लेम ही नहीं ना किया, इन्होंने नॉर्थ पर क्लेम किया है। तो वो मेजर जनरल्स कह रहे हैं कि भाई नॉर्थ में तो पूरा निजाम जो है वो हमास कंट्रोल कर रही है, पूरी तरह से उनका कब्जा है, उनके फाइटर्स वहां पर मौजूद हैं। तो बयानिया भी तबाह हो रहा है और इनकी जो शिकस्त है वो खुलकर सामने आ रही है। सो ऑल द वे वहां नॉर्थ से लेकर नीचे साउथ तक पूरी तरह से जंग जो है वो लड़ी जा रही है। इस वक्त नाज़रीन स्नाइपर्स के हवाले से खबर आई है, इस जंग में फलस्तीनी स्नाइपर्स ने बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया। वो बता रहे हैं जी, आवर फाइटर्स मैनेज टू स्नाइप इसराइली सोल्जर्स इन साउथ ईस्ट ऑफ गाजा सिटी। जो हम स्नाइपर्स हैं उन्होंने इसराइली जो सोल्जर्स हैं उनको मारा है। इसके अलावा नाज़रीन बता रहे हैं कि वी बॉम्ब्ड द पोजीशंस ऑफ द ज़ायनिस्ट एनिमी सोल्जर्स ईस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नेट विद बैराज ऑफ मोर्टार शेल्स। तो जो पोजीशंस हैं उन पर हमला किया गया है मोर्टार के गोलों के साथ। सारी जो ये जंग लड़ी गई है उसमें जो भारी भरकम हथियार था मज़ामती तहरीक का वो मोर्टार के गोले थे और बड़ी तादाद में इसराइली फौजी मोर्टार के गोलों से इन्होंने मारे हैं। फिर नाज़रीन बता रहे हैं कि फाइटर्स इंगेज्ड इन फिर क्लैशेस विद ऑक्यूपेशन सोल्जर्स इन तकद्दुम एक्सेस इन द सिटी ऑफ खान यूनस। तो खान यूनस यानी कि साउथ का जो इलाका है वहां पर वायलेंट क्लैशेस, आमने सामने बंदूकों के साथ लड़ाई जो है वो जारी है। अच्छा, ये तो नाज़रीन गजा के हवाले से अपडेट थी। अब आपको यमन में लिए चलते हैं और यमन की सूरत हाल ये है कि अमेरिका और बरतानिया रोजाना बमबारी कर रहे हैं किसी न किसी यमनी साइट पर, लेकिन यमन के हमले मुसलसल जारी हैं और हंड्रेड्स ऑफ शिप्स जो हैं वो इस वक्त यमन उनको अटैक कर चुका है। अभी नाज़रीन जो एक नई खबर सामने आई है, यूके मैरीटाइम इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है और बता रहा है कि 85 नॉटिकल माइल्स ईस्ट ऑफ एडन से एक जहाज जो है, अब ये जहाज किसका था ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन 85 नॉटिकल माइल से जो जहाज है उसको निशाना बनाया गया है। 85 नॉटिकल माइल्स ये कोई 150 प्लस माइल्स बनता है, यानी 150 प्लस किलोमीटर बनता है। आप अंदाजा लगाइए 150 से ज्यादा किलोमीटर के ऊपर एक जहाज को निशाना बनाया गया है। कोई जहाज, यमनी जहाज ने जाकर निशाना नहीं बनाया, ये मिसाइल अटैक है, यानी इतनी दूरी के साथ एक मूविंग ऑब्जेक्ट को हमला किया गया है। सो यमन के हमले जो है मुसलसल जारी हैं। यमनियों की और फलस्तीनी जो तंजीम है उनकी पहली बार मुलाकात भी हुई है, उसमें सारी चीज़ें तय की गई हैं। जो अगला फेज़ है, नेक्स्ट स्टेज है, उस हवाले से भी तैयारी है। रफा ऑपरेशन क्या होगा उस हवाले से भी तैयारी है। तो यमन पूरी तरह से साथ खड़ा है, सारी दुनिया से उसका टक्कर ले चुका है, सारी आलमी ताकतों से टकरा रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से खड़ा हुआ है। अच्छा, आगे चलते हैं। लेबनान की क्या सूरत हाल है और लेबनान से किस तरह के हमले इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं। नाज़रीन, इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि द साउंड ऑफ सायरन्स इन होला प्लेन एंड फिंगर ऑफ गलीली वाज ड्यू टू द एंट्री ऑफ ड्रोन्स। इसराइली मीडिया बता रहा है जनाब ड्रोन्स अंदर घुसे हैं और उनकी वजह से सायरन्स बज रहे हैं और बड़े धमाके वहां पर हुए हैं। ड्रोन अटैक इस वक्त किए गए हैं हिजबुल्लाह की जानिब से। आगे चलिए तो नाज़रीन, अल मायदीन जो लेबनान का बड़ा चैनल है वो किस तरह से सूरत हाल को रिपोर्ट कर रहा है कि डायरेक्ट फायर फ्रॉम लेबनान हिट अ मिलिट्री टारगेट इन गलीली फिंगर। यानी कि वहां से डायरेक्ट आकर मिलिट्री जो टारगेट है कोई भी जो भी था उसको आकर डायरेक्टली हिट किया और नुकसान पहुंचाया। फिर नजर बता रहे हैं कि टारगेटिंग गैदरिंग ऑफ इसराइली एनिमी सोल्जर्स इन द विसिनिटी ऑफ मितात बैरक्स विद मिसाइल वेपन्स।
ठीक है जनाब, जो मिसाइल हैं गाइडेड मिसाइल, उनके साथ इनकी जो मिताद के ये मिलिट्री बैरक्स हैं इनको निशाना बनाया गया है। वहां पर बहुत सारी जो इसराइली फौज मौजूद है, यानी उनकी जो गैदरिंग थी उसको हिट किया गया। फिर नाज़रीन बता रहे हैं कि जो जासूसी के आलात हैं उनको तबाह किया गया है, और ये जासूसी के आलात अरबों डॉलर का इस वक्त नुकसान हो चुका है। ये सबसे हसास, सबसे कीमती ये स्पाई इक्विपमेंट थे जिनको पूरे बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय किया गया था, लेकिन एक एक करके इनको निशाना बनाया गया पूरे बॉर्डर के ऊपर। और तो इसराइल का सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा उनको प्रॉब्लम हुआ है। ये स्पाई इक्विपमेंट इसलिए होते हैं ना, सर्विलेंस के लिए, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो इन पर जो अटैक हुआ है इसराइल के लिए इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना है। ये ड्रोन्स भेजते हैं तो वो ड्रोन गिरा देते हैं, और अमेरिका ने भी यहां पर बताया जाता है कि कुछ ना कुछ मदद करने की कोशिश की है, कुछ इंटेलिजेंस फ्लाइट्स ली हैं, लेकिन वो भी इसमें नाकाम रहे हैं। तो जनाब वो कह रहे हैं अल असी का ये एरिया है जहां पर ये स्पाई इक्विपमेंट्स को तबाह किया गया। फिर नाज़रीन बता रहे हैं कि फाइटर्स टारगेटेड मर्ज साइट विद आर्टिलरी शेल्स। तो तोप, इसको आप कह सकते हैं मॉडर्न जमाने की तोप, उसके साथ मर्ज मिलिट्री साइट जो है वो उसको निशाना बनाया गया। फिर नाज़रीन बता रहे हैं कि बॉम्ब्ड विद मिसाइल द गैदरिंग्स ऑफ इसराइली एनिमी सोल्जर्स, और इसके अलावा इसराइली मिलिट्री साइट इन शिबा फार्म्स वाज टारगेटेड और डायरेक्ट फायर फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स इसराइली टारगेट्स। और इसके साथ नाज़रीन इसराइली मीडिया बता रहे हैं जी सायरन साउंड इन 2 न्यू एरियाज इन अपर गलीलीज ऑन बॉर्डर विद लेबनान। तो ये इस वक्त लेबनान की मुख्तसर सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है कि जिसमें मुसलसल हमले लेबनान से हो रहे हैं। इसराइल की मिलिट्री साइट के ऊपर उनकी बंदरगाहों को भी निशाना बनाया जा रहा है, उनके हेडक्वार्टर्स को भी, उनके हसास एरियाज को भी, और इसराइल का आयरन डोम, उनका एयर डिफेंस जो है वो पूरी तरह से नाकाम हुआ है। अब जरा आपको जॉर्डन के हवाले से नाज़रीन बड़ी दिलचस्प खबर आई तो ये छोटी सी खबर है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है, जो इसका इंपैक्ट है या सूरत हाल को समझना, उस हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन ये कह रहा है कि उन्होंने एक सस्पेक्टेड एयर मूवमेंट जो है वो डिटेक्ट की, और ये क्या थी कि ये सीरिया के बॉर्डर के साथ जा रही थी इसराइल की तरफ, और हमने उसको इंटरसेप्ट नहीं किया। यानी कोई ड्रोन या कोई रॉकेट या कोई मिसाइल जो है वो इसराइल की तरफ जा रहा था, हमने डिटेक्ट किया उसकी मूवमेंट को, लेकिन जो है ना उसको इंटरसेप्ट नहीं किया, यानी उसको हवा में तबाह नहीं किया। अगर शुरू के दिनों में देखें तो जॉर्डन ने कुछ मिसाइल ड्रोन्स वगैरह जो है वो तबाह किए थे, जो इराक से फायर हुए, जो शाम से हुए, इवन कुछ जो यमन से अटैक किए गए थे उनको भी जॉर्डन ने इंटरसेप्ट करके तबाह किया, ठीक है ना। तो ये उनका बाकायदा स्टेटमेंट जारी करना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी हमने उसकी मूवमेंट को डिटेक्ट किया लेकिन उसको इंटरसेप्ट नहीं किया, उसको तबाह नहीं किया। यानी साथ वो ये भी बता रहे हैं कि वो जा किस तरफ रहा था, इसराइल की तरफ जा रहा था, और हमने उसको तबाह नहीं किया, जो कि माजी में शुरू वाले दिनों में, जंग के शुरू वाले दिनों में वो कर चुके हैं। तो आज वो बाकायदा इस बात को उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि हमें पता था कि ये इधर जा रहा है, जो भी मार्च था, जो भी प्रोजेक्टाइल था वो जा रहा था, लेकिन हमने उसको इंटरसेप्ट करके तबाह नहीं किया। तो अब ये सारे अरबों चले जिस तरह के भी हैं उनको समझ आ रही है, और वो अपना पोजीशन को मजीद क्लियर कर रहे हैं कि यार चलो, मतलब हम नहीं फौजें भेज रहे, जो कि वक्त आने पर मैं तो हमेशा कहता हूं कि इनको भेजनी पड़ेंगी, मजबूर हो जाएंगे जिस तरह ये हालात जा रहे हैं, लेकिन चले फिलहाल नहीं भेज रहे, तो चलो जो हमले कर रहे हैं उनको तो सपोर्ट किसी ना किसी तरीके से कर रहे हैं ना। तो ये एक बड़ी चीज़ है, और ये वाज़ेह तौर पर इसराइल को सुनाया गया है कि आ रहे हैं सारे ड्रोन्स और मिसाइल, लेकिन हम उसको इंटरसेप्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब नाज़रीन आपको ईरान के हवाले से अपडेट करते हैं, और ईरान के हवाले से एक अच्छी खबर है, बड़ी खबर है। ईरान के हवाले से नाज़रीन खबर यह है कि $13 बिलियन की नई डील कर रहा है ईरान और ऑयल कंपनीज के साथ, ठीक है। इससे क्या होगा कि $13 बिलियन का जो प्रॉफिट है वो जनरेट होगा, और आप अंदाजा लगाइए कि ये किस सूरत हाल में उन्होंने ये फैसला किया है। और आप देखें कि 45 साल से उन्होंने सैंक्शंस भुगती हैं, और उस सारी सैंक्शंस में ईरान एक बड़ी पावर बनकर सामने आया है। देखें 45 साल ना ट्रेड करने दी गई, ना असलिया किसी से खरीदना दिया गया। इसलिए अगर आप देखें ना तो ईरान की जो फिजाइया है ना वो इतनी तगड़ी नहीं है। आपको पता है इस बात का, ईरान की फिजाइया इतनी तगड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि ईरान को जो जदीद जेट्स है वो नहीं खरीदने दिए गए। देखें इससे पहले मतलब सारी टेक्नोलॉजी तो वेस्ट बना रहा था ना, तो वेस्ट ने क्यों देने थे ईरान को ये तैयारे। तो अभी ये चाइना और रशिया ने राइज करना शुरू किया, लेकिन फिर भी अभी तक वो पाबंदियों वाला दौर खत्म तो नहीं हुआ, अभी तक वो नहीं खरीद सके हैं, अपने जो जदीद तैयारे हैं ना वो नहीं खरीद सके। इसीलिए ईरान ने उसका मुतबादल क्या निकाला,
ईरान ने उसका मुतबादिल निकाला मिसाइल और ड्रोन्स। ये बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने बनाए, ये जदीद तरीन ड्रोन्स उन्होंने बनाए, जिसको अब रशिया कह रहा है कि हमें दो, जो 2000 किलोमीटर के ऊपर वो फायर कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, जो मोसाद के हेडक्वार्टर पर उन्होंने निशाना बनाया। और यही बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो कहां पहुंचे? यमन के पास। और कोई बईद नहीं कि ये हिजबुल्लाह के पास भी हो सकते हैं, अभी तक वहां से ये सामने नहीं है, ऐसा कोई हमला तो नहीं किया हिजबुल्लाह ने, लेकिन ये अगर वो यमन तक पहुंच सकते हैं तो डेफिनेटली वो हिजबुल्लाह के पास भी पहुंचेंगे। तो उन्होंने फिजाइया का जो मुतबादिल है वो ये बैलिस्टिक मिसाइल और बाकी मिसाइल और ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल से किया, ठीक है ना। ये फिजाइया का सारा मुतबादिल है। तो बात करने का मकसद यह है कि ईरान ने स्टैंड लिया, लेकिन उसको कीमत चुकानी पड़ी है। 45 सालों में ईरान ने कीमत चुकाई, जब से इस्लामी इनकलाब वहां से आया और इनके अमेरिका के और इसराइल के सारे मतलब उनके खिलाफ एक पूरी लॉबिंग हुई ईरान को तबाह करने के लिए, तो तब से उन्होंने स्टैंड लिया और उसको उसकी कीमत चुकाना पड़ी है। और 45 सालों के बाद आज एक वो बड़ी पावर बनकर उभरा है। और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में, यानी कोई मुस्लिम मुल्क ऐसा नहीं है जो नए वर्ल्ड ऑर्डर में इतना ज्यादा फाल हो और उसका इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो। तो चाइना रशिया के साथ जो मुल्क नए वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है वो इस वक्त ईरान कर रहा है। तो ये वाली जो 13 अरब डॉलर्स, ये मैटर करता है भाई। पाकिस्तानियों को ज्यादा पता होगा 1 अरब डॉलर कि क्या वैल्यू होती है, किस तरह मुश्किल होता है मामला। तो 13 अरब डॉलर्स वो जनरेट करने जा रहे हैं इस जंग में, जब वो लीड कर रहे हैं, जब यमन को सपोर्ट कर रहे हैं, इराक को, शाम को, लेबनान को। तो उस सूरत हाल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगली बड़ी अहम बात है, वो बात यह है कि इसमें कतर भी शामिल है इस मुआहदे के अंदर। और इसमें जो मेजर शिपिंग हो रही है, यानी मेजर जो सप्लाई हो रही है ऑयल की, देखें ऑयल उनसे कौन खरीद रहा है, मतलब उधर तो सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो जो मेजर शिपिंग हो रही है वो चाइना हो रही है। चाइना उनसे जो है ना वो ऑयल खरीद रहा है और उसका मुनाफा जो है वो ईरान को हो रहा है। यानी ईरान का जो सर्वाइवल है उसमें बड़ा किरदार चाइना का और फिर रशिया का है। तो इस ये जो नया मुआहदा हुआ है उसमें भी एक तो कतर शामिल है। कतर मतलब ये बड़ी बात है कि इस्लामी मुल्क इस तरह अरब मुल्क खासतौर पर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और कतर इसमें शामिल है। और उसके बाद चाइना इसमें शामिल है, उनको जो है ना ये शिपिंग की जाएगी, ये जो नई ऑयल की प्रोडक्शन होगी। और इसमें आप अंदाज़ा लगाइए कि पाबंदियों की हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि धमकियाँ दी जा रही हैं कि ईरान की जो फ्लाइट्स हैं वो यूरोप में बंद कर देंगे। मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं जो लिंक्ड हैं किसके साथ, ईरान के साथ। तो ईरान इस सारी सूरत हाल में उभर कर सामने आ रहा है। और इसमें अब कतर का इस मुआहदे में शामिल होना, इससे पहले मिस्र से ताल्लुकात, इससे पहले सऊदीया से ताल्लुकात, और जो है ना तुर्की के साथ जो मुआहदे हो रहे हैं ईरान के, जो कुर्बत आ रही है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत वो पॉजिटिव है। तो ये खुशाइंद बात है कि इस्लामी मुल्क एक दूसरे के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक और डिफेंस मुआहदे हो रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, और बात जो है वो आगे बढ़ रही है। इसी के साथ नाज़रीन एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक तस्वीर इस वक्त काफ़ी वायरल है। अगर आप देखें तो बुर्ज खलीफा के ऊपर ये फ़लस्तीन का मैप जो है वो बना है। और मैप कैसे बना है, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये बनाने वाले ने बनाया है। बिजली जनाब, बिजली ने ये मैप बनाया है, बिजली जो आसमानी बिजली है वो चमकी है, और वो जो बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है ना फ़लस्तीन का मैप बन गया है। चलें, बुर्ज खलीफा ने खुद नहीं बनाया मैप, वैसे तो वो बर्थडे भी हो तो विश कर देते हैं, चले खुद उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन आसमान से बिजली गरजी है और उसने बिल्कुल बुर्ज खलीफा के ऊपर है। ये मतलब इस वक्त ना काफ़ी इसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं और काफ़ी ये चीज़ वायरल है, ये तस्वीर काफ़ी वायरल है। तो आसमानी बिजली ने जनाब जो है ना बुर्ज खलीफा के ऊपर फ़लस्तीन का मैप बना दिया है। अच्छा जी, ये एक सूरत हाल होगी। अब मैं आपके सामने कुछ यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशन के स्टेटमेंट रखने जा रहा हूँ कि इस वक्त गजा के अंदर क्या सूरत हाल है, फाकों की क्या सूरत हाल है, सिविलियंस क्या फेस कर रहे हैं। तो यूनिसेफ क्या लिख रहा है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु हैव डाइड इन गाजा इज हार्ट ब्रेकिंग। इतने ज्यादा जो है वो बच्चे वहां पर शहीद हो चुके हैं और ये हर्ट ब्रेकिंग है। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन लिख रहा है, वी एक्सपेक्ट फैमिन इन द नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एड। हम देख रहे हैं कहत किस वजह से, एड की एब्सेंस की वजह से वहां पर पूरी एक कहत की सूरत हाल, कहत की वजह से बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। फिर यूनाइटेड नेशन कह रहा है द फूड सिचुएशन इज कैटास्ट्रॉफिक फॉर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द गाजा स्ट्रिप। हाफ पॉपुलेशन, 25 लाख लोग हैं, तो आधे लोगों के लिए कैटास्ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जो फूड की शॉर्टेज है वो इस वक्त हो चुकी है। अच्छा, फिर नाज़रीन जो पैलेस्टीनियन मुजाहिदीन मूवमेंट है, यानी एक तंजीम है, उसकी स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। वी होल्ड द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स एंड द नेग्लिजेंट regimes
रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द जेनोसाइडल मैसेकर। अब वो ये जो उन्होंने कहा नेग्लिजेंट रिजीम्स, अब इसमें कुछ अपने भाइयों का भी जिक्र हो रहा है जो गफलत में सोए हुए हैं और हर चौथे दिन बयान जारी कर देते हैं, तो वो उनको भी मुखातिब करके कह रहे हैं कि आपकी जो गफलत है आप भी इसके जिम्मेदार हैं। चले वेस्ट तो है ना, बाकी तो है ना, उन पर तो हम पहले भी बात करते रहते हैं, सारा मलबा हम उन्हीं पर डालते हैं, उन्हीं पर ही डलेगा। उन्होंने सपोर्ट किया और उन्हीं के सारे हथियार पहुंचे हैं, लेकिन आपका तेल नहीं पहुंचा वहां पर, आपकी एयर स्पेस क्या इसमें इस्तेमाल नहीं हुई, तो आपकी जो गफलत है वो भी तो तारीख में लिखी जाएगी ना। आप भी तो उसमें शामिल हैं कि यमन ने मुहासरा किया तो आपने अपने मुल्क से रास्ता दे दिया, तो आप भी उसमें हिस्सेदार हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त के नाज़रीन अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।